हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो जीके से एक और उपयोगी क्लास में इस वीडियो में हम तुर्क आक्रमण को कवर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने अरब आक्रमण को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लगभग अरब आक्रमण से हर एक बनने वाले क्वेश्चंस को कवर किया था। तो आज हम देखते हैं तुर्क आक्रमण को, कि सबसे पहले भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था वो सफल आक्रमण किसने किया था? तो वो किया था महमूद गजनवी ने। ठीक है। उसके बाद जो भारत पर तुर्क आक्रमण हुआ तो किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। तो आज हम इन दोनों को फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था यहाँ तक। आज हम कवर करने वाले हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। ठीक है, भारत पर तुर्क आक्रमण। तो तुर्क आक्रमण हुआ कहाँ से तब? या तुर्क आक्रमण मतलब गजनी में एक जगह थी अफगानिस्तान के समीप। ठीक है, अफगानिस्तान के समीप एक जगह थी, क्या थी? गजनी। जहाँ पर एक वंश चलता था। कौन सा वंश था वो? यामिनी वंश। यामिनी वंश, जिसको हम क्या बोलते हैं? गजनी वंश। उसका संस्थापक था अल्पतगीन। ठीक है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गजनी वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाता है अल्पतगीन। ठीक है। उसके बाद वहाँ का एक शासक हुआ था सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया, जो कि क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक है, सुबुक्तगीन क्या रहा था? असफल रहा था। उसके बाद भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था महमूद गजनवी ने, जो कि एक सफल आक्रमणकारी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत पर पहला सफल तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो इसका आंसर हो जाता है महमूद गजनवी। ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है असफल प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन है? असफल प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन है? जो कि कौन है? सुबुक्तगीन है। ठीक है, सुबुक्तगीन। इसने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया था? इसने सबसे पहले आक्रमण किया था हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध 986 एडी में, जो कि क्या रहा था? असफल रहा था। ठीक है, आपको सन याद रखने की, भारत पर सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण कब हुआ है और किस सन को, मतलब कब हुआ था? 986 एडी में हुआ था। ठीक है, 986 एडी। उसके बाद आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, इसे इंपोर्टेंट मार्क कर लेने की, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। ठीक है, सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। गाजी का मतलब होता है किसी भी गैर मुस्लिम की, मतलब जो यहाँ का शासक था, जो भी कोई यहाँ का मतलब इंसान था, जो भी शासक था, इसकी सेना में जो काम करने वाले थे, जो भी है, मतलब किसी अगर गैर मुस्लिम इंसान को देखते हैं तो क्या करते हैं? उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना। ठीक है, ये किसका काम होता था? गाजी का। तो महमूद गजनवी क्या काम करता था? गैर मुस्लिम लोगों की क्या करता था? गर्दन को धड़ से अलग कर देता था। इसलिए इसने अपने आप के लिए बोला कि गाजी हूँ, मतलब अपने आप को गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, इसके अन्य नाम और भी थे। इसका एक नाम था यामीन उद दौला। यामीन उद दौला, जिसका मतलब होता साम्राज्य का दाहिना हाथ। इसका एक नाम था यामीन उल बिल्ला। एक और इसका नाम था अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत। अमीन उल मिल्लत का मतलब होता था मुसलमानों का संरक्षक। ये अपने आप को मुसलमानों का संरक्षक बताता था। ठीक है, इसलिए इसने अपना नाम क्या रखा? या अमीन उल मिल्लत। तीसरा इसके एक नाम था बुत सिकन। बुत सिकन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर जितने भी आक्रमण किए थे वो ज़्यादातर कहाँ किए थे? इसने ज़्यादातर आक्रमण किए थे मंदिरों पर, और मंदिरों में लूटपाट की और मंदिरों को तोड़ा। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब होता मूर्तियों को तोड़ने वाला, या फिर हम एक नाम और देते हैं इसे मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब भी क्या है? बुत सिकन ही है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से महमूद गजनवी का अन्य कौन सा नाम है? तो आपको ये नाम याद रखना है: यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्ला, अमीन उल मिल्लत और बुत सिकन। ठीक है, भारत पर इसने जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो किया था 1000 एडी में। ठीक है, 1000 एडी में, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला था, जो कि इसने पेशावरों के विरुद्ध किया था। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण किया था इसका 1000 में, जो कि पेशावरों के विरुद्ध, और जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। ठीक है, पहले महमूद गजनवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कौन था। इसका जो जन्म था, इसका जन्म हुआ था 986 एडी में, और ये गद्दी पर बैठा था 998 एडी पर।
ठीक है, 998 ईडी पे गद्दी पर बैठा था और उसने गद्दी पर बैठते ही एक शपथ ली थी कि मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। ठीक है, और इसने भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत कब से की थी? 1000 ईस्वी से की थी। ठीक है, इसका जो आक्रमण माना जाता, आक्रमण काल जो माना जाता, वो माना जाता 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। ठीक है, इसका जो पहला सफल आक्रमण भारत पर हुआ है 1001 एडी में। ठीक है, इसका आक्रमण काल कब से कब तक है? 1000 से माना जाता है 1027 ईस्वी तक, क्योंकि इसका जो अंतिम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? 1027 में हुआ था, और जो पहला आक्रमण है वो हुआ 1000 ईस्वी में। अब आप यहाँ से ये मत सोचना कि अभी इसने जो शपथ ली थी गद्दी पर बैठते ही, वो क्या ली थी कि मैं भारत पर हर साल आक्रमण करूंगा। तो 1000 से 1027 तक लगभग 27 से 28 वर्ष बैठते हैं, 27 से 28 वर्ष। तो इसने मतलब बहुत से यहाँ से ये सोचेंगे कि इसने भारत पर जो 27 बार आक्रमण किया, लेकिन नहीं, इसने भारत पर जो आक्रमण किया था वो लगभग कितनी बार किया था? 17 बार। और इस सब की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? हेनरी इलियट के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये पॉइंट और याद रखना है कि इसने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया है, वो कितनी बार किया है? 17 बार किया है। और इस सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस सब के बारे में हमें हेनरी इलियट ने बताया है। ठीक है, कि महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इसका जो सबसे पहला सफल आक्रमण था वो 1001 ईस्वी में था, जिसे हम बोलते हैं वह हिंद का युद्ध। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वह हिंद का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाता है 1001 ईस्वी में। ठीक है, 1001 ईस्वी में क्या होता है? वह हिंद का, जिसमें इसने किसको हराया था? जयपाल को हराया था। ठीक है, जयपाल के और महमूद गजनवी के बीच में हुआ था वह हिंद का युद्ध, जिसमें जयपाल की हार हुई और मोहम्मद गजनवी की जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसने भारत पर 1005 में मुल्तान पर आक्रमण किया है। इसके बाद 1008 में नगरकोट पर आक्रमण किया है और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया है। हमें इसके सभी के सभी 17 आक्रमणों को याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ इसके 2-4 जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है उनको हमें याद रखना है। जैसे कि 1001 में इसका सफल आक्रमण था सबसे पहला, तो वो हमें याद रखना है। 1005 में मुल्तान पर किया था। ठीक है, 1008 में नगरकोट पर किया था, 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया है। इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण आक्रमण है कलिंजर अभियान। ठीक है, आपको इसको याद रखना, कलिंजर अभियान, जो कि इसने विद्याधर के खिलाफ किया था, जो कि चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, विद्याधर कौन था? चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 1025 से 26 ईस्वी में, जो कि इसने कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, कब किया था? 1025 से 26 ईस्वी में। इसकी जो ज़्यादातर डेट है वो 1025 ईस्वी मानी जाती है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? 1025 ईस्वी में, जो कि इसका 16वें नंबर का आक्रमण था। ठीक है, और इस समय सोमनाथ मंदिर की रखवाली किसके हाथों में थी? वो थी भीम प्रथम के हाथों में, जो कि कौन था? चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चालुक्य वंश का शासक कौन था? कौन था? भीम प्रथम। मतलब जब महमूद गजनबी ने भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो उस समय चालुक्य वंश का शासक कौन था? तो कौन था? भीम प्रथम था। ठीक है, और इस आक्रमण में ही मतलब एक यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदू आस्था को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा है? तो वो कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। इसके पीछे की कहानी है कि जो सोमनाथ का मंदिर था, इसमें बीच में एक तलवार लटकी हुई थी। ठीक है, और उस तलवार को हिंदू लोग क्या मानते थे कि ये भगवान की कोई शक्ति है, जिसकी वजह से तलवार लटकी हुई है। जब इसने मंदिरों को तोड़ा तो क्या वो तलवार टूटकर नीचे गिर गई, तो हिंदुओं में एक अफवाह फैली कि भगवान नहीं रहे। ठीक है, तो तब से माना जाता है कि हिंदू आस्था को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण कौन सा है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है। और अगर ये पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, तो सोमनाथ मंदिर है तुम्हारा गुजरात में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसका जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 ईस्वी में, जो कि खोखरों के विरुद्ध था। आपको ये याद रखना, क्योंकि ये सबसे अंतिम आक्रमण है, इसलिए इसको याद रखना है कि सबसे अंतिम आक्रमण कब किया था इसने? 1027 में, जो कि खोखरों के विरुद्ध था। ठीक है, इसके बाद 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो सफल तुर्क आक्रमणकारी हुआ है वो कौन है? सबसे पहले हम इसके देखते हैं इसके समकालीन लेखक कौन थे। ठीक है, इसके समकालीन लेखक थे, एक लेखक था इसका फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी, जिसे हम पूर्व का होमर के नाम से भी जानते हैं। अब से प्राचीन समय में एक इतिहासकार हुआ करता था होमर, जिसके बारे में हम मतलब इतिहासकार था होमर,
जिसे कुछ मतलब कुछ इतिहासकारों ने बताया कि फिरदौसी कोई पूर्व का होमर है, मतलब इसकी के जैसा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी शाह नामा, जिसको इसने किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में, और इसे ईरान का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, शाह नामा फारसी भाषा में और ईरान का महाकाव्य। ठीक है, ये माना जाता है कि महमूद गजनवी एक कवि का कर्जदार रहा था अपने जीवन काल में। तो वो कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, इसने फिरदौसी से बोला कि मेरे बारे में कुछ अच्छा लिखो, और इससे कुछ इसने सोने चांदी के सिक्कों की बात की, लेकिन इसने बाद में जब इसे मतलब पैसे देने की बारी आई तो इसने इनकार कर दिया कि हमने तो इन सिक्कों के बारे में बोला नहीं था। तो क्या किया फिरदौसी ने इसके बारे में, फिरदौसी जो इसके साथ रहता था बचपन से ही, फिरदौसी इसके सभी कारनामों के बारे में जानता था, और इसने एक किताब लिख दी। कौन सी थी वो? शाहनामा, जो इतनी ज़्यादा प्रचलित हुई कि जिसे लोग इतना पढ़ना पसंद करते थे। ठीक है, जिसमें इसके सभी कारनामों के बारे में लिखा था। तो इसने फिर फिरदौसी को मतलब इसने सोचा, अगर फिरदौसी को मैं मार देता हूँ तो लोग इस बात को सही समझेंगे कि क्यों ना मैं फिरदौसी से ही सही ये लिखवा दूँ कि ये सब मैंने जो लिखा है ये गलत है, ये मुझसे गलती से लिख गया। तो इसने सोने चांदी से बहुत सारा सोना चांदी इसके फिरदौसी के घर भेजा। तो इसके घर पहुंचने से पहले ही इन्होंने जाकर देखा कि फिरदौसी मर चुका था, और इसकी एक पुत्री थी जिसने उस धन को लेने से इनकार कर दिया था। तो तब से माना जाता है कि महमूद गजनवी एक कवि का कर्जदार रहा था, जो कि कौन है? फिरदौसी है। ठीक है, इसका दूसरा जो दरबारी कवि था वो कौन था? इसका जो दूसरा दास था वो कौन था? अल बरूनी था, जिसने 2 पुस्तकों को लिखा है, किताब उल हिंद और तारीख ए हिंद। इन किताबों को इसने अरबी भाषा में लिखा है। ठीक है, और अगर आपसे एक पूछा जाए कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? अल बरूनी। ठीक है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुसलमान था वो कौन था? अल बरूनी था। ठीक है, तीसरा इसके समकालीन लेखक हुआ था उतबी, जिसने किताब लिखी थी किताब उल यामिनी। एक इसका चौथा हुआ था वैहाकी। ठीक है, वैहाकी, जिसने पुस्तक लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, इसके चारों समकालीन लेखक थे जिनको आपको याद रखना है। इसके बाद हम कर देखने वाले हैं मोहम्मद गौरी को। ठीक है, मोहम्मद गौरी, जिसका एक अन्य नाम है सिहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का अन्य नाम क्या था, तो क्या था? सिहाबुद्दीन था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो जन्म हुआ है वो 1149 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई है इसकी 1206 ईस्वी में। ठीक है, जन्म इसका 1149 और मृत्यु 1206 ईस्वी में। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 ईस्वी में गौर प्रदेश को लिया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ जाता है कि गौर प्रदेश मोहम्मद गौरी को किसके द्वारा मिला, तो इसने गौर प्रदेश को अपने भाई गयासुद्दीन से 1173 ईस्वी में लिया था। ठीक है, तो गौरी का जो भारत पर पहला आक्रमण था वो इसने किया था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। ठीक है, पूछा जाता है कि गौरी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कब और कहाँ किया, तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था, जिसमें एक जाति हुआ करती थी, करमाती जाति। ठीक है, करमाती जाति में उस समय क्या थे? सिवा बौद्ध हुआ करते थे, जिस पर इसने आक्रमण किया था। एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोहम्मद गौरी भारत किस रास्ते से आया था, तो ये भारत आया था गोमल दर्रे से। ठीक है, एक क्वेश्चन और अरब आक्रमण से बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सफल प्रथम आक्रमणकारी है, वो भारत किस रास्ते से आया था, तो वो भारत आया था खैबर दर्रे से। और अगर मोहम्मद गौरी का पूछा जाए कि भारत किस रास्ते से आया, तो आया था गोमल दर्रे से। ठीक है, इसका जो दूसरा आक्रमण था वो किया था इसने पाटन, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। वो किया था इसने 1178 ईस्वी में। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गौरी को सर्वप्रथम किसने हराया, तो गौरी को सर्वप्रथम हराने वाले 2 भाई थे, भीमद्वितीय और मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय और भीमद्वितीय दोनों भाई थे, जिसमें भीमद्वितीय छोटा भाई था, और मूलराज द्वितीय बड़ा भाई था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर बुरी तरह गौरी को इस युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, भीमद्वितीय कौन था? भीमद्वितीय था चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, भीमद्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, और इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था वो किया था नायिका देवी ने, जो कि कौन थी? मूलराज। ठीक है, मूलराज द्वितीय की माँ थी। कौन थी मूलराज द्वितीय की माँ? नायिका देवी, जिसने 1178 वाले युद्ध में 1178 वाले युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन याद रखना, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने हराया, तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम हराने वाले 2 भाई थे, भीमद्वितीय और मूलराज द्वितीय। भीमद्वितीय कौन था? चालुक्य वंश का शासक था। नायिका देवी ने इस युद्ध का नेतृत्व किया, और नायिका देवी कौन थी? मूलराज द्वितीय की माँ थी। ठीक है,
और मूलराज द्वितीय कौन था? गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? भीम द्वितीय था। ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक मूलराज द्वितीय थे। और इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी इन्होंने अनहिलवाड़ में। ठीक है, राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़। इसके बाद इसने 1179 में कश्मीर और सिंध को जीता था। इसके बाद 1186 ईस्वी में इसने पंजाब को जीता, और पंजाब में भी दो जगह थी, भटिंडा और तवर हिंद। इन दोनों को इसने 1186 ईस्वी में जीता था। ठीक है, इसके बाद एक होता है त्रायन का प्रथम युद्ध, जिसे इसने किया था 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में गौरी की हार हुई थी। ठीक है, गौरी को दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। 1191 में जो त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच हुआ है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रायन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो हेल्प की थी वो किसने की थी? राय पिथौरा और पृथ्वीराज थर्ड, इन दोनों ने पृथ्वीराज चौहान की हेल्प की थी। और पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र थे चंद्र बरदाई, जो कि इस युद्ध में वो भी सहायक थे। चंद्र बरदाई की एक पुस्तक है, बहुत प्रचलित है, जो कि कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। बहुत प्रचलित पुस्तक है, किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए अवश्य मिल जाती है कि पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है? वो किसकी पुस्तक है? चंद्र बरदाई की। ठीक है, और चंद्र बरदाई कौन थे? चंद्र बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। ठीक है, इसके बाद 1192 में त्रायन का द्वितीय युद्ध होता है, जो किस किस के बीच हुआ? फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। कौन सा? 1192 में त्रायन का द्वितीय युद्ध, जिसमें गौरी की जीत होती है। ठीक है, जिसमें गौरी की जीत होती है। इस त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो सेना की कमान थी वो किस किस के हाथों में थी? गोविंद राय, खांडे राय और बदमाशा रावल, इन तीनों के हाथों में पृथ्वीराज चौहान के युद्ध की कमान, सेना की कमान थी। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम भी लिखा पाया गया है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर क्या लिखा पाया गया? तो कुछ सिक्कों पर मोहम्मद शाम लिखा पाया गया है। इसके बाद होता है 1194 में चंदावर का युद्ध। ठीक है, 1194 में होता है चंदावर का युद्ध, जिसमें भी गौरी की ही जीत होती है। और ये हुआ था गौरी के और जयचंद के बीच में। ठीक है, गौरी और जयचंद के बीच में। और जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है, संयोगिता या फिर संयुक्ता। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी? जयचंद की, और जो कि पृथ्वीराज चौहान की प्रेमिका थी। ठीक है, और जयचंद कौन था? गढ़वाल वंश का शासक था। ठीक है, 1192 में जो त्रायन का द्वितीय युद्ध हुआ, यहीं से गौरी को भारत में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई थी। ठीक है, त्रायन के द्वितीय युद्ध के जीतने के बाद गौरी की भारत में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो त्रायन के द्वितीय युद्ध में गौरी के साथ भारत आए थे, और ये भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक थे। सूफीवाद की स्थापना इन्होंने शिया और सुन्नी के मतभेद को ख़त्म करने के बाद सूफीज्म की स्थापना की थी। यह अजमेर में रहते थे और यहीं पर इनकी दरगाह स्थित है। किसकी स्थित है? मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, और मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? तो इस आपको याद रखना कि त्रायन के द्वितीय युद्ध के समय भारत ये आए थे मोहम्मद गौरी के साथ। ठीक है, गौरी ने चंदावर के युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गौरी ने देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के कब चलवाए? तो इसने चंदावर के युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इसके बाद इसने 1202 से 3 ईस्वी में कालिंजर अभियान किया था, जो कि चंदेल शासक परमादिदेव के विरुद्ध किया था। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि कलिंजर अभियान में गौरी ने किसको हराया था, तो इसने हराया था परमादी देव को। ठीक है, जो कि कौन थे? चंदेल शासक थे। कौन थे? परमादी देव। ऐबक इसमें गौरी का सहायक था। ठीक है, ऐबक किसमें सहायक था? 1202 से 3 ईस्वी में के कलिंजर अभियान में ऐबक किसमें? गौरी का सहायक था। और ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ठीक है, गौरी ने उत्तर भारत में एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा का मतलब होता है जो इसकी सेना में रहते हैं, जो कि सेना में इसके लिए युद्ध करते करते मर जाते हैं, उनके लिए ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता था, जिसको बोलते थे हम एकता प्रथा। ठीक है, तो एकता प्रथा की शुरुआत करने वाला भी मुसलमान कौन था? मोहम्मद गौरी था। लेकिन याद रखना है कि केवल इसने उत्तर भारत में इस एकता प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, एकता प्रथा की शुरुआत केवल उत्तर भारत में की थी। तो गौरी का जो अंतिम अभियान था वो क्या था? खोकर जाति के विरुद्ध। खोकर जाति में होते थे जाट। ठीक है, जाटों के विरुद्ध इसने अपना अंतिम अभियान किया था, जो कि 1205 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, गौरी की जो मृत्यु हुई है 1206 में एक दमयक नामक स्थान है, किसी अभियान से लौट रहे थे, और अभियान से लौटते में एक
एक जगह पड़ती है दमियक, जो कि कहाँ है वर्तमान में, पाकिस्तान में है। अली मर्दान ने इनकी हत्या कर दी। ठीक है, गौरी की मृत्यु पूछी जाती है कि गौरी की मृत्यु किसने की, तो किसने की थी, अली मर्दान ने की थी दमियक नामक स्थान पर, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और 1206 ईस्वी में हुई है। ठीक है, गौरी के दासों को याद कर लेते हैं हम। गौरी के दास कौन कौन थे? गौरी के 4 दास हुआ करते थे, जिसमें एक सबसे पहला नाम है यालदोज। गौरी ने जितने भी प्रांतों को जीता था, इसने सभी प्रांतों का जो सूबेदार है, मतलब सभी प्रांतों का, अपने 4 दासों को किसी को कहीं ना कहीं का सूबेदार बना दिया। तो इसका जो दास था यालदोज, इसने इसको गजनी जगह जीती थी, जो कि ऐबक का ससुर था। कौन था ऐबक का ससुर? यालदोज। ठीक है, यालदोज ऐबक का ससुर था, जिसे इसने गजनी स्थान दिया था। ठीक है, इसका दूसरा दास हुआ करता था कुबाचा, जो कि ऐबक का जीजा था। और ऐबक कौन था गौरी का? ऐबक गौरी का दामाद भी बना बाद में, और ऐबक गौरी का सबसे पहले दास था, बाद में क्या बना? दामाद बना। ठीक है, ऐबक का जीजा था कुबाचा, जिसे इसने सिंध क्षेत्र दिया। सिंध क्षेत्र में इसने मुल्तान, काबुल और कांधार प्रांत को जीत रखा था। ठीक है, इसका तीसरा दास था ऐबक। ऐबक जिसको इसने लाहौर और दिल्ली दी, और ऐबक ने ही क्या किया था फिर? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो वो किसने की थी? ऐबक ने की थी। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए थे। एक वंश था जिसका गुलाम वंश था, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला था ऐबक, क्योंकि ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। ठीक है, इसका एक चौथा शिष्य हुआ था, कौन था वो? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, बख्तियार खिलजी, जिसको इसने बंगाल व बिहार का क्षेत्र दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी को बंगाल व बिहार का क्षेत्र। गौरी के समय जो विद्वान भारत आए थे वो कौन कौन थे? फखरुद्दीन राजी और नजामी उरूजी, ये गौरी के समय विद्वान आए थे। ठीक है, इसके बाद एक इसमें लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि बख्तियार खिलजी ने कौन कौन से विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, तो इसने सबसे पहले एक विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। दूसरा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ था? बंगाल में। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया है। तीसरा एक विश्वविद्यालय था ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है? बिहार में। इसने इन तीनों विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, आपका यहाँ पर क्या होता है? तुर्क आक्रमण खत्म होता है। आपका कल से दिल्ली सल्तनत बिल्कुल चलने वाला है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। यहाँ के बाद कौन गद्दी संभालता है? यहाँ के बाद गद्दी संभालता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और यहीं से क्या होती है? दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रहा है? दिल्ली सल्तनत रहा है 1206 ईस्वी से रहा है लगभग 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और लगभग ये कितने सालों तक रहा? 320 सालों तक दिल्ली सल्तनत रहा है। तो दिल्ली सल्तनत को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।